So, hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia Defense Platform powered by Abhimanyu IAS। और आज इस वीडियो के अंदर जो हमारी टॉपर टॉक सीरीज चल रही है, जिसमें हर टॉपर की अपनी एक स्टोरी है, अपना एक चैलेंज है, अपनी एक अचीवमेंट है, और उस चीज को हासिल करने के क्या क्या एफर्ट्स लगे हैं वो हमने सारों के साथ डिस्कस किए। उसी सीरीज के अंदर हमारे साथ है Vijay Kumar. He has got a very good rank of 102 in the recent CAPF Assistant Commandant 2020 फाइनल रिजल्ट। सो इनके बारे में बहुत जबरदस्त चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये है जो मैं बताना चाहता हूँ कि एक छोटे से गांव से आता है एक स्टूडेंट, बिहार के एक छोटे से गांव से आता है, और कैसे वो अल्टीमेटली अपना जो ड्रीम है यूपीएससी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट बनना, ये एक बहुत बड़ी जर्नी है जिसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग आपके सामने लेकर आएंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है फॉर द स्टूडेंट्स जो गांव के क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, इनके बारे में एक और जबरदस्त चीज है कि 0.5 सेंटीमीटर से ये हाइट में निकल गए थे, रिजेक्ट हो गए थे इन सीएपीएफ एसी 2015 के फिजिकल के अंदर, बट आज ये असिस्टेंट कमांडेंट है। तो इसके पीछे भी बहुत जबरदस्त एक स्टोरी है, आप बिल्कुल इसको पूरा सुनिएगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन विजय, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। ओके, सो विजय, 102 रैंक मिलना बहुत मुश्किल है, कॉम्पिटिटिव है, हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। सो इसमें मुझे पहले तो ये बता दीजिए कि विजय आपने कितने मार्क्स हासिल किए पूरे, और पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू में, इस तरीके से। यस सर। सर मेरा जो पेपर 1 प्लस पेपर 2 के जो मार्क्स हैं 235 है, और इंटरव्यू के 90 मार्क्स है, और टोटल 325 मार्क्स है सर। ओके, चलो, तो मार्क्स तो बहुत डिसेंट है, और इस वजह से यू हैव गॉट दिस 102 रैंक। तो अब विजय, अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके फैमिली में कौन कौन है, इस तरीके से। जी। यस सर। सर मेरा नाम विजय कुमार है, और मैं बिहार के एक समस्तीपुर जिला में सुंदरनगर एक छोटा सा गांव है, मैं वहाँ से आता हूँ। और सर मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और एक छोटा सा आलू का शॉप है हमारा, तो उससे हमारा मीन्स चलता है। हम्म। और सर ये हमारी जो जर्नी है पढ़ाई का, तो सर ये स्टार्ट हुआ है सर 2004 से सर। जी। उस टाइम पे एक्चुअली सर मैंने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर का एग्जाम दिया था। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर में मेरा सिलेक्शन हो गया था, और फिर मैं वहाँ पे जब ज्वाइन किया, तो सर सारा जो मेरा अपब्रिंगिंग है सर वो वहीं से स्टार्ट हुआ है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर से। तो वहाँ पे मुझे एक पूरा का पूरा दिशा मिला कि कैसे पढ़ाई करनी है, आगे का क्या फ्यूचर है, कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो सर एक जो मेरे लिए सर एक बहुत ही अच्छा रहा कि मैं मिलिट्री स्कूल में गया, और वहाँ से फिर लाइफ का पूरा हर जो सफर था वो बढ़ता गया सर आगे। ओके, सो आपको तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन मिल गया, आपने पढ़ाई किया, आपको आप सिलेक्ट हो गए। लेकिन वहां पे जो आपका गांव है, वहां पे कैसा माहौल है? वहां पे बच्चे इतने पढ़ते हैं, या कोई और भी है जिसने यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया? सर मेरे गांव में जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं तो वो मीन्स एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होते हैं, या उनके जो फैमिली बैकग्राउंड होते हैं वो छोटे छोटे किन्हीं के छोटे शॉप हैं, या किन्हीं के मीन्स बहुत ही मीन्स बैकग्राउंड जो होता है बहुत लोअर क्लास का होता है। तो सर वहाँ पे जनरली बच्चे को पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं वो लोग। उनका ये रहता है कि चलो ठीक है, किसी तरह अगर 10th हो गया, 12th हो गया तो ठीक है, अपना हो गया और कुछ काम वाम में लग जाए। उनका सर नॉर्मली वहाँ पे बच्चे को भी पता नहीं होता यूपीएससी क्या है, और ऊपर से सर वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी स्ट्रगल करना होता है कि ठीक है यार, हमारे को मतलब पढ़ाई पूरी होगी नहीं तो हम स्टार्टिंग से ही या तो खेती में लग जाते हैं, या मतलब दूसरे जितने भी वर्क्स वगैरह होते हैं उन सब में रिलेटेड होते हैं सर। तो ये मेन प्रॉब्लम होती है सर उनको। ओके, तो विजय आपने, चलो हम लोग अब सीक्वेंस के हिसाब से चलते हैं कि जैसे आपकी जो पेपर 1, पेपर 2 की तैयारी थी, वो कब से आपने शुरू कर दी? कब से आपने सीएपीएफ का शुरू किया, थॉट रखा कि मेरे को एसी भी देना है एग्जाम? यस सर। सर एक्चुअली जब मैं 2014 में सर जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मुझे ये था मेरे लाइफ में, मैंने मीन्स छोटे छोटे गोल्स सेट किए थे कि जैसे मुझे मीन्स असिस्टेंट कमांडर बनना है, वो मेरा प्रायोरिटी था, फर्स्ट गोल। सेकंड था कि मुझे मीन्स आईएएस पे भी जाना था। तो ये दोनों सर मेरा प्रायोरिटी था कि मतलब अपनी लाइफ में सर अपने देश के लिए कुछ करना है।
तो इसके लिए सर मुझे था कि नहीं, मुझे देश और अपनी सोसाइटी या जो जितना भी हो सकता है वो मैं कुछ करूँगा अपने, जितना बेटरमेंट हो सकता है लोगों के लिए उतना मैं करूँगा। तो इसके लिए सर मैंने सोचा था पहले असिस्टेंट कमांडेंट बनूँगा, जो कंपैरेटिवली थोड़ा-सा ईज़ी है एज़ कम्पेयर्ड विद आईएएस। तो फिर मैंने सोचा था कि आईएएस बनूँगा। बट सर मेरा जो फ़ोकस था वो स्टार्टिंग में जो 2014, तो मैंने 1 साल प्रॉपर इस पे दिया कि नहीं, मेरे को निकाल लेना है। तो मैंने वो 2015 में निकाल भी लिया कि नहीं ओके। मैंने, जी, जी। तो फिर मैंने 2015 में मैंने असिस्टेंट कमांडेंट निकाल लिया। बट सर अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि जब मेडिकल का टाइम था, तो उस टाइम पे मुझे टाइफाइड हो गया और बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। बट मैंने कहा कि नहीं, मैं जाऊँगा मेडिकल में और मेरे को जो भी है मैं सारी चीज़ फेस करूँगा। तो जब मैं वहाँ पे गया तो पता चला कि यार, एक्चुअली मैंने जब मेजर किया हुआ था तो सही था, 166 था। बट वहाँ पे जाने के बाद पता चला यार थोड़ा-सा कम हो गया और बिल्कुल पॉइंट पे था। तो टिप पे बिल्कुल नेल के पॉइंट पे था, तो वैसे मुझे आउट कर दिया गया उसमें। तो मुझे काफ़ी उस टाइम पे लगा कि अरे यार क्या हो गया, मतलब इतना मेहनत किया और यहाँ पे जाकर के मतलब वापिस हो गया। फिर मैंने कहा कोई नहीं, फिर जब मेरी तबीयत वगैरह ठीक हो गई तो फिर मैंने देखा कि अब ठीक है हाइट। तो थोड़ा-सा ये सेटबैक था कि एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी था मेरी लाइफ में, जो कि वो निकल गया था। फिर उसके बाद सर थोड़ा-सा मीन्स जो नेक्स्ट ईयर आया कि चलो ठीक है, नेक्स्ट ईयर हम करेंगे। तो उसके ओके। बाद सर थोड़ी लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस आने लगी क्योंकि थोड़ा-सा फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग था नहीं। तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो फिर थोड़ा-सा 2 से 3 साल तक मेरे को काफ़ी इन सब से मतलब उलझा रहा था। उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, किसी तरह हमारे को ट्रैक पे तो रहना ही है, पढ़ाई करना है। फिर सर 2018 में फिर से ट्रैक पे सब कुछ आया, तो फिर 2019 में मैंने फिर से क्रैक किया एग्ज़ाम। फिर बट सर प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने ऑलमोस्ट मीन्स बहुत कॉन्फिडेंट था कि नहीं, इस बार मैं निकाल लूँगा और मेरे रैंक भी अच्छे आएँगे। बट सर वो मेरिट में मैं बाहर हो गया था लास्ट ईयर के। फिर मैंने अच्छा। कहा कि नहीं यार, ओके। जी, जी। तो फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं इस बार फिर से करूँगा और मुझे डिटर्मिनेशन था कि सर मैं निकाल दूँगा इस बार। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, इस बार का एग्ज़ाम दो। तो मैंने फिर एग्ज़ाम दिया और इस बार मैंने पूरा स्ट्रैटेजी के साथ किया कि नहीं, इस बार मेरे को अगर इंटरव्यू में कम भी मार्क्स मिलते हैं, तो भी मेरे को ऐसे करना है कि मीन्स अंदर हो जाना है। चाहे वो मुझे कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, चाहे वो पेपर 1 में, पेपर 2 में। तो मैंने सर वो पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी बनाया था और उसके अकॉर्डिंग मैंने वर्क किया और उसके कारण सर मुझे पेपर 1 और पेपर 2 में बहुत ही डिसेंट मार्क्स मिले हम्म। और इंटरव्यू के भी मतलब एवरेज, मोर देन एवरेज मिले और उससे मुझे मीन्स अच्छा रैंक मिल गया सर। ओके। विजय, जैसे आपने बोला 2015 मतलब 2014 से यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द सीएपीएफ, यस सर। तो 2014 से लेके 20 और अभी 22 चल रहा यस सर। है ना? तो इट्स अ यस सर। वेरी लॉन्ग जर्नी और आपको मिलते रहे, रिवॉर्ड्स मिलते रहे, बट एक ऐसा लगा कि आपको फिजिकल में आप जब इस तरीके से मेरिट वो हो गए, मतलब हाइट की वजह से बाहर निकल गए, तो आपने उस चीज को कैसे, आप टाइफाइड की वजह से आप वीक हो गए जिसकी वजह से 0.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आने की वजह से आपको निकाल दिया गया, यस राइट? सर। तो यस अब सर। और भी कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इसी कैटेगरी के अंदर होंगे जिनकी हाइट 0.5 कम होगी, 1 सेंटीमीटर कम होगी, राइट? तो उस सिचुएशन में उन बच्चों को क्या करना चाहिए? शुड दे टेक द रिस्क और दे शुडंट टेक द रिस्क? क्योंकि अनसर्टेनिटी तो है, लेकिन आपने कैसे उस अनसर्टेनिटी के साथ फाइट किया? यस सर। सर सबसे जो मेन प्रॉब्लम है कि जब हमारा फिजिकल होता है तो उस टाइम पे सर हमारे को जो स्टूडेंट्स को है काफ़ी ध्यान रखना है कि कोई भी बीमारी ना हो स्पेशली, हम्म। क्योंकि हम्म। अगर कोई भी बीमारी होती है तो उसका बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है और वो भी जो बॉर्डर एरिया पे है। जैसे 165 जो है, ऑल तो मेरा 166 था, बट सर वो बॉडी पे इतना ज़्यादा वीक कर देता है कि वो हमारे को उस टाइम पता नहीं चलता है। बट जब हम मेजर करने जाते हैं तो पता चलता है कि यार इतना हो गया और वो वेट पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो सर इसलिए हमारे को तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारे को माइंड में रखना है कि मेजर हमारे को मीन्स कर लेना है अपना और हमारे को एक मीन्स एश्योर रहना है कि हाँ हमारी हाइट है। बट सर उस टाइम पे फिजिकल के टाइम पे हमारे को सर ये ध्यान रखना है कि उस टाइम पे कोई बीमारी ना हो और उससे बच के रहना है, क्योंकि वो पूरा का पूरा सर उसमें उसको आउट कर देता है। हम्म। ओके। राइट। चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जो वेपन्स हैं, वेपन्स मतलब किताबें, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए पेपर वन के लिए। तो आप मुझे बताइए सीक्वेंस के हिसाब से कि कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। हाँ जी, बताइए। सर जो सिलेबस है ऑलमोस्ट पेपर वन का वो सेम यूपीएससी आईएएस का जो एग्जाम है वो सेम टू सेम वही जाने जाने वाला है पूरा का पूरा।
तो सर जो टाइम है अपने पास 2 घंटे का टाइम होता है और इसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं। तो सर इसमें जो सबसे पहले जो हम बुक लिस्ट की बात करते हैं, तो सर सबसे पहले जो हिस्ट्री का जो सर मेरा स्ट्रेटजी था कि जैसे एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न का सर। तो मैंने एंशियंट पे जब बात करता हूँ तो सर उसमें सर एनसीईआरटी की 6, 7, 8, उसके अलावा सर 12th की सर 3 पार्ट आती है, मीन्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सर। ओके। तो वो भी सर एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न कंप्लीट करता है वो एक एक पार्ट। फिर इसके अलावा सर ल्यूसेंट की सर बुक आती है, ल्यूसेंट जीके, उसमें सर उसका जो एंशियंट पोर्शन है वो बहुत ही अच्छा है सर। फिर मिडाइवल भी सर जो अभी एनसीईआरटी बताया था सर उनसे कवर हो जाता है। और प्लस ल्यूसेंट का भी सर मिडाइवल करना है, और मॉडर्न में स्पेक्ट्रम सर। ओके। एंड सर ये हिस्ट्री का पोर्शन हो गया। आप पॉलिटी पे आते हैं सर। तो पॉलिटी पे सर अपना लक्ष्मीकांत करना है, तो लक्ष्मीकांत से ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सर एनसीईआरटी 11th एंड 12th से भी आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी 11th और 12th भी हमारे को थोड़ा सा देखना होता है सर। फिर अब आते हैं सर ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी पे सर एनसीईआरटी 11th एंड 12th, ये सर इनमें सर दो दो बुक हैं। 11th की 2 बुक है और 12th की 2 बुक है सर। एक है 11th में फिजिकल है और दूसरा है इंडियन ज्योग्राफी। और 12th की जो 2 बुक है सर, इन ये 4 बुक एनफ है सर इसके लिए। और इसके अलावा सर अगर स्टूडेंट चाहे तो जीसी लियोंग फॉलो कर सकते हैं। और उसके अलावा सर जो एटलस बुक होती है सर, उसमें काफ़ी मीन्स एनालाइज कर करके मीन्स मैप को रीड करना है। जैसे अगर मीन्स टॉपिक ऑफ कैंसर अगर है तो कौन कौन से स्टेट में है और कौन कौन से कंट्रीज में पास हो रही हैं, जी। इक्वेटर है, कौन कौन सी रिवर है, तो इन सबको पर्टिकुलर इन सब में ध्यान देना है। फिर आता है सर इकोनॉमी। तो सर इकोनॉमी इकोनॉमी के लिए सर वो नॉर्मली शंकर आईएएस की सॉरी श्रीराम आईएएस की आती है। तो वो मीन्स मोर देन एनफ है सर। और इसके अलावा अगर चाहे तो एनसीईआरटी 11th की मतलब गो थ्रू कर सकते हैं सर। हम्म। ठीक और है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। सर एनवायरनमेंट एंड डिफेंस 2 पोर्शन है जो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं बट क्वेश्चन पूछ देते हैं सर। तो एनवायरनमेंट में सर आईएएस पार्लियामेंट हम्म। और शंकर आईएएस के जो नोट्स होते हैं सर वो हम गो थ्रू कर ले सकते हैं। और उसके अलावा सर जो डिफेंस के हैं, डिफेंस के कुछ कुछ जैसे करंट में एक्सरसाइज वगैरह हो रहे हैं, हमारे कौन से देश के साथ हो रहे हैं, इवन जो रैंक जो होते हैं अलग अलग फोर्स के, तो ये सब जो मेन मेन डिफेंस के बारे में मीन्स बिल्कुल आइडिया होना चाहिए। और मैथ्स एंड रीजनिंग वाला सेक्शन है सर, तो उसमें सर अरिहंत की बुक आती है, तो वो सी सेट की आती है, तो वो सर उसमें कवर हो जाता है सर वो। ओके। राइट। पेपर ठीक टू है। तो हाउ मच मार्क्स यू वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पेपर वन? सर आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड 145 सर। 145। ठीक है। यस सर। और पेपर टू में भी आपने अच्छा स्कोर किया, इस वजह से यू मैनेज टू गेट 235 मार्क्स, है ना? यस सर। वो 10 का तो डिफरेंस रहता ही है। 10 का तो यस हम सर। लोग माइनस में लेके ही चलना चाहिए हमारे को। ओके। यस सर। सो पेपर टू की जहां तक बात की जाए तो पेपर टू अब समझ आता है स्टूडेंट्स को कि सिर्फ पेपर को कंप्लीट करना इज नॉट द टास्क। इट यस इज सर। टास्क टू कंप्लीट द पेपर विद क्वालिटी आंसर्स ऑल्सो। क्योंकि यस 90 80 90 प्लस मार्क्स तो तभी मिलते हैं। और स्टूडेंट का अगर 90 85 प्लस मार्क्स नहीं मिल रहा है पेपर टू के अंदर, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट नेम इन द मेरिट लिस्ट कम हो जाते हैं, यस सर। है ना? तो यस अब सर। आपके जो मार्क्स हैं वो आई होप आपने 85 प्लस मार्क्स तो मिले ही होंगे आपको। तो आप मुझे ये बताइए कि पेपर टू के लिए क्या एक बच्चे को तैयारी करनी चाहिए? व्हाट आर द कंटेंट दैट ही शुड रीड? सर पेपर टू जो पेपर है वो ऑलमोस्ट सर हमारे को सिविल सर्विसेज की तरह मीन्स माइंड में फ्रेमवर्क तैयार करना है कि नहीं हमारे को वही पेपर दे रहे हैं। तो जी। इसके लिए सर सबसे पहले जो हमारा जो क्वालिटी लाने की जरूरत होती है कि जैसे हम अगर ऐसे लिख रहे हैं उसमें, तो उसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे हमारे को ज़्यादा ध्यान रखना है कि उसके अंदर हम कंटेंट डालें। हुँ, और वो कंटेंट हम बहुत सारे फिलोसफर वगैरह के हम कोट डाल सकते हैं। जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उन सबको हमारे को एक अरेंज फॉर्म में डालना है। और एक जो जैसे सर ऐसे की बात करते हैं, हुँ, तो उसका एक पूरा पैटर्न जो होता है उसको हमारे को माइंड में रख करके और फिर मीन्स करना है। जैसे उसका इंट्रो में क्या होना चाहिए, उसका हम जो बॉडी में जा रहे हैं तो बॉडी में कितने पैराग्राफ में क्या क्या पॉइंट, जैसे अलग अलग ऐसे होते हैं, तो उन हुँ, सबको हमारे को एनालाइज करना है अच्छे से। हो सकता है तो आप पीछे के जो पेजेस होते हैं
उसमें शॉर्ट से आप मीन्स बिल्कुल पॉइंट पॉइंट वाइज ऐसे कुछ तैयार कर सकते हैं कि हाँ हमारे को कंटेंट डालना क्या है, सो डैट आपको उस टाइम पे मीन्स हमारे को सोचना नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स को कि आप ठीक है आपने छोटे छोटे पॉइंट्स में आपने तैयार किए थे और अब ये पुटअप करते जाना है। और बस सर ऐसे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है, चाहे वो अच्छा किसी का विजय, एक कोटेशन। एक चीज है, जैसे 4 ऐसे हमारे को लिखने पड़ते हैं, तो यस चार सर। ऐसे में आपने कैसे अपना ऐसे लिखा? फॉर एग्जाम्पल आपने शुरुआत इंट्रोडक्शन में चारों ऐसे में कैसे उसमें इंट्रोडक्शन की, उसमें एक ऐसे में कोट यूज किया, दूसरे ऐसे में आपने कोई फैक्ट फिगर डेटा यूज किया, कैसे आप इंट्रोडक्शन लिखते थे? 4 ऐसे में किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखे आपने? सर अभी तो मुझे याद नहीं कि कौन से मैंने मीन्स एसेज वगैरह लिखे थे, क्योंकि हाँ हाँ। मैंने बहुत सारे मीन्स प्रैक्टिस इतना हो गया था कि चलो ठीक है मैं इस फॉर्म में आ गया था कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मीन्स ऐसे दे सकता हूँ। सर अब रही बात उसके अंदर मीन्स कोट वगैरह करने की, तो सर हमने अपने खुद के नोट्स बनाए थे, जैसे उसमें गांधी के, उसमें एरिस्टोटल के, प्लेटो के, ओके ओके। मैकियावेली के, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे उनके जो कोट हैं। तो उनके हम लोगों ने वो फ्रेमवर्क बनाया हुआ था कि एजुकेशन में ये डालना है, उसमें लीडरशिप से अगर आता है तो ऐसा डालना है, फिर इंटरनल सिक्योरिटी आ रहा है तो हमारे को वैसा डालना है, फिर करंट के भी कुछ कुछ जो चल रहे थे जैसे एग्रीकल्चर पे आ रहा है, तो एग्रीकल्चर वाला अगर ऐसे सपोज अगर आ जा रहा है तो हमारे को किसान से कैसे उनको एक कोट वगैरह डालना है किसी मीन्स फेमस लीडर के। तो ऐसा हम लोगों ने पहले ही फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ था सर कि हमारा, क्योंकि वहां पर तो सर अनएक्सपेक्टेड है कि कोई सा भी ऐसे आ सकता है। तो पहले तो हमारे को बिल्कुल था कि फर्स्ट वाला जो हमारा इंट्रो होगा बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, कि हमारा उस पर वो नजर जाए और वो कहे कि नहीं इसमें क्वालिटी क्वालिटी दिख रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने सर बहुत ही अच्छा मेहनत किया हुआ था कि जो लीडर्स के जो फिलोसफर्स या लीडर्स हैं उनके जो कोट वगैरह है वो हम लोगों ने कलेक्शन किया हुआ था सर। तो उसको हम लोगों ने बहुत काफ़ी यूज़ किया सर। फिर बीच में जो है सर डेटा भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कलेक्ट किए हुए थे, जैसे नीति आयोग के हो गए, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हो गए, चाहे तो बहुत अलग अलग मिनिस्ट्रीज और पीआईबी वगैरह के जो डेटास आते हैं एनुअल में, और बहुत सारे जो इंडेक्स वगैरह आते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो इन सब के हमारे पास थे कलेक्शन थे कि हाँ हम डालेंगे पुटअप करना है और हमारे को मार्क्स अच्छे से अच्छे स्कोर करना है। ओके। तो विजय, इफ पॉसिबल आप ये जो पीडीएफ फाइल है या जो भी आपका होगा उसका पीडीएफ फाइल आप हमें देके हम आप बच्चों को शेयर कर देंगे, जो भी आपका बच्चा मांगेगा कि चलो सर के नोट्स ही देख लेते हैं, उनका कैसे उन्होंने बनाए हुए थे नोट्स। लेकिन देर इज नो अदर शॉर्टकट, राइट? आपको यस सर। अपने नोट्स बनाने हैं, अपना कंटेंट लिखना है, तभी जाके बात ऐसे बनती है, तभी जाके यू आर एबल टू राइट आंसर। ऐसे सारी चीजें एकदम स्पून फीडिंग भी पॉसिबल नहीं होती है। तो आपने ये सारी चीजें बताई है। मुझे ये बताइए, आपका ये जो कंटेंट होता था वो जनरली न्यूज़पेपर या मैगजीन से होता होगा, राइट? सर एक्चुअली जो हिंदू न्यूज़पेपर है वो हमारे को डे टू डे मीन्स रीड करना चाहिए, क्योंकि उसमें से बहुत सारे हमारे को करंट के भी कोट मिल जा रहे हैं, और बहुत सारे जो हमारे को डेटा फैक्ट्स फिगर्स हैं तो वो हमारे को काफ़ी मिलते रहते हैं। और उसके अलावा सर जो विजन आईएएस की जो मैगजीन है सर, हाँ। तो वो मुझे काफ़ी मीन्स अच्छी लगी, जिसमें सर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं, तो उन सबको अगर हम कलेक्ट करें तो काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। और अगर सर हम अगर शेयर भी करते हैं तो आराम से, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं शेयर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर स्टूडेंट जब वो खुद ही एनालाइज करेगा ना हर एक टॉपिक को, फॉर एग्जांपल फार्मर्स बिल को लेकर के अगर बात हो रही थी, तो उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो वो जब खुद ही एनालाइज करेगा आखिर मीन्स हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या थे, अभी करंट में क्या हुए, उन जो 3 बिल थे उनके प्रॉब्लम्स क्या हुए थे, किस कारण से सरकार को वापस लेना पड़ा, तो फिर जी। इन सब के ऊपर जब वो खुद ही एनालाइज करेगा, तो सर उसका सर मुझे लगता है कि जो एनालाइज करने का पावर और जो सर ऐसे में लिखने का पावर वो काफी बढ़ जाएगा सर। ओके। राइट। हाँ, दिस इज अ वेरी गुड थिंग एंड ये तो सेल्फ एनालिसिस तो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको एक तरीका दिख जाए, एक ड्राफ्ट दिख जाए कि इस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ओके। नाउ ये तो हो गया, ऐसे आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट राइटिंग में भी आपने सेम ही स्ट्रैटेजी फॉलो की होगी, क्योंकि यस कंटेंट सर। सेम है, बस थोड़ा पैटर्न अलग है। आपने ग्रामर जो है उसके ऊपर भी ध्यान दिया था, या सोचा था कि चलो हो जाएगा, इसमें से नंबर मिल जाएंगे? नहीं सर, ग्रामर का मैंने कभी मीन्स कोई तैयारी कभी नहीं की। मैंने सोचा कि इतना मीन्स हिंदू न्यूज़पेपर कोई रिलीजियसली फॉलो कर रहा है तो उसका ग्रामेटिकल इतना अच्छा स्ट्रांग हो जाता है। हम्म। तो सर मेरे को कोई इतना ज़्यादा लगा नहीं कभी कि मीन्स स्पेशलिस्ट के लिए फोकस करना है, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें जो भी प्रिपोजिशन है या मीन्स ग्रामर के वॉइस वगैरह है वो नॉर्मल होते हैं, तो वो मेरे को पता था कि यार अगर 25 के आ रहे हैं
तो उसमें मेरे को एटलीस्ट 15 टू 20 मार्क्स तो आराम से मिल जाएँगे। तो इसलिए सर मैं उस पे फ़ोकस नहीं कर रहा था। ओके, और ये जो आपने नाम बताया हिंदू न्यूज़पेपर का, ये यस सर। एक दिन डेली पढ़ते हैं? कितना टाइम लगाते हैं एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए? सर एक्चुअली जो मीन्स अगर कोई भी स्टूडेंट अगर स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करेगा तो सर उसको तो पहले बिल्कुल देखेगा तो इतने नए-नए जैसे जो गाँव से जो आए हुए हैं जो स्टूडेंट या नॉर्मली भी अगर आए हैं तो उनको सर इतने वर्ड मीनिंग्स उनको मिलेंगे कि उनको कहेंगे यार कोई दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ लो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो या कोई और पढ़ लो। तो जी। सर यही सबसे मेन बड़ा ड्रॉबैक होता है कि वो छोड़ देता है वो पेपर। वो कहता है कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा क्योंकि इनिशियली क्या होता है रोज़-रोज़ उसको 50 से 60 वर्ड मीनिंग ऐसे आएँगे, कि उसको लगेगा यार वो तो पता ही नहीं है। और जब वो लिखना शुरू करेगा अगर रोज़-रोज़ मीन्स मीन्स तो उसको एक दिन ऐसा होता है कि यार इतने सारे वर्ड मीनिंग आ रहे हैं, तो 15 से 20 दिन में वो फेड अप हो जाता है और छोड़ देता है वो। तो यही सर हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि नहीं हमारे को एक टाइम आता है, जब वो मीन्स ऑप्टिमम हो जाता है, फिर वही रिपीट होता है और वो मीन्स वो बहुत ज़्यादा वही आपको मेन पेपर 2 में हेल्प करने वाला है वो। हुँ, ओके। राइट। चलो, अब हम लोग बात करते हैं अपना फिजिकल और मेडिकल का। तो यस आपका सर। एग्जाम क्वालिफाई आपको लग रहा था कि आपने कैलकुलेट किए एग्जाम, आपको लगा कि मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। तो फिजिकल मेडिकल के लिए कुछ ऐसा स्पेशल प्रिपरेशन आपने किया? नहीं सर, मैं मिलिट्री स्कूल से हूँ तो सर हम्म। हमारा फिजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए हमारे को कोई भी मतलब लास्ट जैसे सपोज़ हमारा अभी डेट आ गया है, तो हम्म। लास्ट के जो 4-5 दिन होंगे तो उसमें जाकर के ठीक है यार कर लो, मतलब कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम मेरे को कभी हुआ नहीं था सर। क्योंकि अपने हमारे जो स्कूल में है सर इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग होती थी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर में जैसे मॉर्निंग का जो सेशन होता था, मॉर्निंग में पीटी, परेड गेम्स ये सब थे, तो इतना बूस्ट कर देते हैं, कि ये नॉर्मली बहुत ही ईज़ी लगता है हमारे लिए जो फिजिकल एस्पेक्ट है, कि यार 2 राउंड मारना है, 2 राउंड मार दो। लॉन्ग हाँ, जंप हाँ। करना है बस एक बार कर दो, हो गया। तो अच्छा। इसमें सर जी, जी, तो इसमें सर कोई ज़्यादा कोई हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी। ये लगता है कि चलो यार हँसते-खेलते गए और बस हो गया। नहीं, नहीं, वो तो बहुत और जस्टिफाई भी आपको करना पड़ेगा बिकॉज़ यू कम फ्रॉम अ वेरी प्रेस्टिजियस एकेडमिक स्कूल्स, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, तो उसको तो जस्टिफाई आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आपने ये सोचा कि मैं एसएसबी वगैरह दूँ, अगर आप ऐसे स्कूल से आते हैं, तो एसएसबी वगैरह सोचा होगा? हाँ जी, बताइए सर उसके मैंने बारे में। दिया था सर मैंने एग्ज़ाम दिया था बट सर अनफॉर्चुनेटली सर मैं मेरा एसएसबी हो नहीं पा रहा था। मीन्स अच्छा। हाँ, फाइनल में नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने 5 दिए थे, तो बट सर मेरा मेन फ़ोकस था कि मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ज़्यादा था सर। तो इसलिए अच्छा। मेरा ये था कि पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने एसी बना लिया था कि असिस्टेंट कमांडेंट बनना है और दूसरा आईएएस था। बट मैं ओके। साइड वाइज़ दे रहा था सर कि मतलब हाँ, सीडीएस आ रहा है एग्ज़ाम तो बस देना है और हर बार एग्ज़ाम क्रैक करना है। बट वही है सर इंटरव्यू में कभी प्रिपेयर करके जाना नहीं है, तो फिर आउट हो जाना है, ये भी पता था। ओके। ओके, तो ये मतलब मेरा सर ये ड्रॉबैक था। आपने 5 एसएसबी दी थी। यस सर। ओके, चलिए, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू सेक्शन और फिजिकल मेडिकल के रिगार्डिंग कोई ऐसा पॉइंट जो आप बताना चाहते हो स्टूडेंट्स को, अपार्ट फ्रॉम जो भी अभी तक आपने बताया, उसके अलावा कुछ बचा हुआ है तो? फिजिकल में सर जैसे नॉर्मली अगर नॉर्मल जो बैकग्राउंड के जो लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए सर फिजिकल में उनको प्रिपरेशन अच्छी करनी चाहिए सर। क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा है जो 100 मीटर में काफ़ी प्रॉब्लम होती है उनको और 800 में तो फिर भी सब दौड़ लेते हैं बट 100 मीटर में काफ़ी लोग नहीं दौड़ पाते हैं और जो जी। लॉन्ग जंप में काफ़ी लोग बाहर होते हैं। तो सर हुँ। अगर जो इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट है कि आपका वेट अगर जितना कम होगा मीन्स मीन्स एक एवरेज में होना चाहिए। लोग जब लॉन्ग जंप के लिए जब रनिंग करते हैं तो उसके साथ आप मतलब हम चले आते हैं, ठीक है, जंप हो जाता है। तो इसलिए हमारे को जो वेट है ना सर, वेट हमारे को मीन्स मेंटेन रखना है सर कि ज़्यादा नहीं वो बढ़ना नहीं चाहिए। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है लॉन्ग जंप में सर। ओके, चलिए अब इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू में आपका बोर्ड कौन-सा था और कैसे आपने तैयारी की थी इंटरव्यू की? यस सर। सर मेरा बोर्ड था टीसी आनंद सर का बोर्ड था और मेरा डेट था सर 21st दिसंबर को था सर ओके। और मैंने जो सर प्रिपरेशन सर मैं आपसे भी जुड़ा हुआ था सर और सर मेन जो था मेरा चूँकि मैंने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया हुआ था सर, तो मुझे पूरा आइडिया था कि वो क्वेश्चन कैसे पूछने वाले हैं और क्या पूछने वाले हैं। जो होता है कि हाँ यार मीन्स रियल इंटरव्यू कैसा होता है। हुँ। तो मुझे सर पूरा आइडिया था कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है और कैसे-कैसे हमारे को आंसर देना है। तो हुँ। सर इसलिए मैं ज़्यादा कोचिंग में तो नहीं गया था सर, मैं सेल्फ पे ज़्यादा फ़ोकस किया हुआ था।
जैसे जो इंटरनल सिक्योरिटी की जो बुक आती है टाटा मैग्रा की, तो उसपे मुझे पता था कि इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो उसके अलग अलग एस्पेक्ट को मैंने पॉइंट वाइज फॉर्म में वो कर लिया कि जैसे अगर नक्सलिज्म में पूछेंगे तो उसमें पॉइंट फॉर्म में कर लो, उसका सॉल्यूशन क्या है तो पॉइंट फॉर्म में कर लो। अगर उस पॉइंट में भी अगर वो डीप में जाते हैं कि अच्छा आप बताइए कि इसके बारे में, तो उसके बारे में भी मीन्स 2 से 3 पॉइंट में हमारे को प्रिपेयर्ड रहना है। तो सर जो डेफ है ना सर, मैंने प्रिपेयर किया कि डेफ के एक एक जो पॉइंट है उसको बहुत ही डिटेल में मीन्स प्रिपेयर किया था कि अगर वो मेरा कोई भी पोर्शन पकड़ते हैं, सपोज मेरा नाम पे जाते हैं विजय कुमार पे, तो विजय पे जितना चीज है मेरे को सब कुछ जानना है। कितनी पर्सनालिटी है, कौन पर्सनालिटी है, कोई फेमस भी हो सकता है, कोई ऐसे भी नॉर्मल हो सकता है, तो उनसे भी बैकग्राउंड से अच्छा वो क्यों फेमस थे, उन्होंने क्या बैकग्राउंड में किया, कोई फोर्स में कुछ ऐसे नाम के हैं तो आईपीएस विजय कुमार सपोज हैं, जी जी तो जी, यस। उनसे तो उनका क्या रोल था, जैसे उनके बारे में अगर कुछ पूछते कि हाँ मीन्स वो जैसे डीजी थे सीआरपीएफ के, हम्म। तो मीन्स तो एक एक चीज को मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था। जैसे नेम हो गया, जैसे मेरे फादर का जो मीन्स प्रोफेशन है एग्रीकल्चर, फिर जो मैंने जिस स्कूल से पढ़ाई की है तो उस स्कूल के बारे में कि मतलब कुछ भी वो अगर पूछे तो हमारे को इस फॉर्म में होना चाहिए कि हम आंसर दे देंगे। हम्म। और जो करंट के लिए था सर वो विजन मैगजीन की मैंने सर काफी की, और द हिंदू न्यूज़पेपर मैं रोज पढ़ रहा था क्योंकि उससे डेली पे वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। हम्म। इवन जिस दिन इंटरव्यू होता है वो उस दिन का भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि AQI कितना है दिल्ली का, तो अभी आप जो आए हो आज का टेम्परेचर क्या है, कुछ ऐसा। तो इन सब से मैं प्रिपेयर्ड था कि नहीं आज के लिए अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे को पूरा फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना है सर। ओके, तो आपके इंटरव्यू में, ये जो इस बार का इंटरव्यू हुआ है, इसमें कौन कौन से एरियाज को पकड़ा गया और जहां पे सवाल पूछे गए मेजर? सर सबसे पहले सर मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड था तो उसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा था। सबसे पहले तो जो मैंने हिस्ट्री से जो मेरा बैकग्राउंड था, ग्रेजुएशन एंड MA जो मैंने किया था, तो उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। मीन्स ऑलमोस्ट सारे बोर्ड के सारे मेंबर्स ने उस पर क्वेश्चन पूछा। सेकंड पोर्शन जिस पे क्वेश्चन आया है सर वो इंटरनल सिक्योरिटी। मीन्स काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन पूछे हैं कि नक्सलिज्म के बारे में सपोज, और फिर टेररिज्म के बारे में, मीन्स पूरा डिटेल में जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, क्रॉस क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन। हम्म। फिर उसके बाद थर्ड एस्पेक्ट जो था सर IR के ऊपर पूछा, इंटरनल ये इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर कि हम्म। जैसे हमारा चाइना के साथ क्या रिलेशन है अभी, मीन्स फ्यूचर एस्पेक्ट क्या होने वाला है, अभी क्या हो रहा है, साउथ चाइना सी का क्या इशू है, इंडियन ओशन का क्या रोल है, फिर अफगानिस्तान इशू को लेकर के जो करंट को है उस पर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे, काउंटर क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्वेश्चन आए कि ये 3 पे तो सर सबसे ज्यादा था। और फिर मीन्स मेरे जो डेफ से था नॉर्मल, एक क्वेश्चन मेरा 2 क्वेश्चन मेरा उससे ही पूछा था सर, हॉबी से। ओके। जैसे मेरा मैप मेकिंग था तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। हम्म। और इसके अलावा फैमिली से थोड़ा सा पूछा कि आप मीन्स आपका कोई फोर्स में नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो आप कैसे यहाँ पे आ गए हो। हम्म। फिर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी कैसे चलेगा, वहाँ तो डिफेंस के बंदे होते हैं, तो आप तो फिर ये भी जस्टिफाई करना था कि जैसे मैं सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ, हम्म। फिर कैसे मेरे को जो भी मेरा स्ट्रगल था वो थोड़ा सा बताना पड़ा सर। हम्म। अच्छा, ठीक है। और लास्ट टाइम आपका बोर्ड कौन सा था? सर सत्यावती मैम का था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कैसा लगा आपको लास्ट टाइम इस टाइम के डिफरेंस में, कि इस बार थोड़ा सा लग रहा था कि यार हो गया, अच्छा गया इस बार, कि पिछली बार का सर अच्छा लग रहा था? सर पिछली बार का मीन्स ज़्यादा बेटर नहीं गया था, उसमें इतने मीन्स ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे, मीन्स काउंटेड क्वेश्चन होते थे। हाँ हाँ। तो सारे मेंबर्स काउंटेड क्वेश्चन, और वो भी मुझे लगता है कि मुश्किल से 15 से 17 मिनट का पूछा होगा। अच्छा और उसमें मीन्स ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, बहुत ही कम क्वेश्चन। आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। अच्छा। बट सर इस बार जो TCS आनंद सर का जो बोर्ड था उसमें ऑलमोस्ट सर मेरा 35 मिनट्स के आसपास में क्वेश्चन गए, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, इतने क्वेश्चन पूछे कि मुझे लगा यार क्वेश्चन मतलब हर जगह से क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम्म। तो बट सर मैं क्वेश्चन इस बार वाले बोर्ड से मैं काफी सेटिस्फाइड था कि उन्होंने क्वेश्चन पूछे और मैंने ऑलमोस्ट सब सबके जवाब दिए हैं, तो वो भी अच्छे जवाब दिए हैं। ओके। तो जी जी। अच्छा, चलिए। तो अल्टीमेटली एक आप कुछ कहना चाहते हो उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्योंकि मेरे को भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर मैं हिंदी माध्यम से हूँ,
मैं गांव के एरिया से हूँ, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अवेयरनेस तो है कि एक असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब होती है, ये रास्ता होता है, लेकिन उस रास्ते में चलने में कई सारी चैलेंजेस आते हैं। तो आप उन स्टूडेंट्स को कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे उनको बताएंगे कि देखो ऐसा है कि आप अकेले नहीं है, बहुत सारे हैं, उनमें से मैं भी था, लेकिन मैं आपके सामने अब ऐसा हूं। तो कैसे उनको मोटिवेट करेंगे और कैसे वो चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए कैसे आप कुछ बोलना चाहते हो उनको? तो सर, मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ तो वहाँ पे सर कोई इंग्लिश का कोई स्टैंडर्ड मतलब उतना है नहीं, कोई मतलब जानता ही नहीं है उस पूरे विलेज में, या उधर की बात करते हैं तो हम्म, नॉर्मली हिंदी बैकग्राउंड है सब कुछ। अगर हम बिहार यूपी की बात करते हैं तो उधर ऑलमोस्ट हिंदी बैकग्राउंड होता है। तो सर वहाँ पे जो विलेज के जो बच्चे होते हैं तो उनको सर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि हिंदी से, और यहाँ पर अगर कोई भी यूपीएससी का सोचता है तो इंग्लिश का एक स्टैंडर्ड मीडियम होता है। जी जी। बट सर मेरे साथ जो एक अच्छा पॉइंट था कि मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में चला गया था, हम्म, और वहाँ पर जाने के बाद तभी मेरे को जो सबसे पहले जो इनिशियल प्रॉब्लम हुई कि वो इंग्लिश मीडियम वाला, कि पहले तो मेरा एजुकेशन था हिंदी में, क्योंकि बिहार में ऑलमोस्ट इंग्लिश को नेग्लेक्ट किया जाता है, और ये हम्म, बहुत ही बड़ा हमारा ड्रॉबैक है। तो हम्म, वहाँ पर जाने के बाद फिर लगा यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं इंग्लिश में, तो फिर भी मैंने कहा कि नहीं, कोई नहीं, मैं स्ट्रगल करूंगा और जितना भी हो सके मैं सीखूंगा, और मेहनत करके सब कुछ कर लूंगा मैं जी। इंग्लिश स्पीकिंग का। तो फिर वहाँ पर सब मुझे एक ऐसा, हेलो, हाँ जी, बोलिए। तो यस। वहाँ पे मुझे अपनी स्कूल में जो एक एनवायरनमेंट मिला तो वो मेरा काफ़ी अच्छा हुआ कि उसमें मैंने इम्प्रूव कर लिया इंग्लिश का। तो इसलिए सर मेरे को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बट सर प्रॉब्लम है कि जो गांव से जो लोग आ रहे हैं, जो बच्चे जो हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले सर ये जो गार्जियन पेरेंट्स होते हैं सर, उनको सोचना चाहिए कि उनको इनिशियल लेवल से ही बच्चों को इंग्लिश का जो एजुकेशन है वो निगलेक्ट ना करें, उन पर ध्यान दें। जो हम्म, इनिशियली जो 10th क्लास और 12th क्लास तक है वो काफ़ी मेजर रोल बाद में प्ले करता है। फिर सर बाद में जब आते हैं सर इंटरव्यू वाला पार्ट, जब बीच वाला जो पार्ट है, तो नॉर्मली सर विलेज में सर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, जिसके कारण इंग्लिश में एक चाहिए होता है कि हम किसी से बात करें, इंटरेक्शन हो, तो फिर हम इंग्लिश सीख जाते हैं। तो वो सर जनरली सिटीज़ में, दिल्ली एक बहुत ही अच्छा शहर है जहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो ये स्टूडेंट के लिए एक अच्छा रहता है अगर वो दिल्ली या कोई और शहर जहाँ पे इंग्लिश अच्छा है, वहाँ पे बहुत सारी कोचिंग्स वगैरह होते हैं, तो उनका वो हेल्प ले सकते हैं सर। ओके, चलिए, ठीक है विजय, आपसे बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके, एंड आप भी सामने आए कि हाँ, अ, अगर हम आपको बोल रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप आइए और अपनी बातें शेयर कीजिए, हेल्प कीजिए स्टूडेंट्स की, जो आगे एग्जाम देने वाले हैं, और उनकी कीजिए जो आगे इंटरव्यू देने वाले हैं। तो यू वर ऑल्सो वेरी इन अ वेलकमिंग मोड कि हाँ चलो मैं एक्सप्रेस करता हूँ अपनी चीजें, बिकॉज इट इज नाउ योर ड्यूटी टू टेल स्टूडेंट्स की कैसे एक प्रिपरेशन होती है और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। सो मोटिवेट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और वो कम इसलिए होते हैं क्योंकि वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। पहले पहुंचेंगे तभी मोटिवेट करेंगे। तो आप पहुंचे और आपने मोटिवेट भी किया है स्टूडेंट्स को, एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी गुड फ्रॉम योर साइड, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू वंस अगेन विजय। आपने अपना जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का नाम है वो रोशन जरूर किया है। और देखो ऐसा है, अब उम्मीद हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है विजय से, क्योंकि विजय आम इंसान नहीं है, ही इज लाइक अ फुल फौजी ब्रैट, बिकॉज इन्होंने अब आगे जाके बहुत बढ़िया बढ़िया वो जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हैं, वो जो सारे टाइटल्स हैं, वो विजय जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि इन्होंने बचपन से ही वो तैयारी की है, बचपन से ही वो इनके अंदर वो फिजिकल और मेंटल एट्रीब्यूट्स हैं एक फौजी बनने के। विजय, मैं सही बोल रहा हूँ या मैंने कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल दिया? नहीं नहीं सर, सही है सर। है ना? तो अभी यस सर। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, यू हैव टू टेक इट लाइक कि मेरे को अब स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, बेस्ट कैडेट, ये सब टाइटल्स मेरे होने चाहिए, क्योंकि मैं आई एम कमिंग फ्रॉम अ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। यस सर। है ना? सो यस सर। दिस इज व्हाट, है ना? सो चलिए, आई थैंक यू सो मच कॉन्ग्रेचुलेट यू सर। वंस अगेन। एंड लास्ट कुछ कहना चाहते हो तो हम आप कह दीजिए, अदरवाइज हम लोग वाइंड अप करते हैं ये सेशन। सर लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि जो जनरली सर मैं विलेज के स्टूडेंट को बोलूँगा सर कि हाँ जी। उनके पास सर बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, और उनके पास सर उनको अगर प्लेटफॉर्म मिले तो सर वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सर मेरा उनको एडवाइस है कि आप उन सबको आप एज ए चैलेंज लो, और आप उनको एक्सेप्ट करोगे, ठीक है,
अब मेरा चैलेंजेस अलग है और जो शहर में जो लोग हैं उनके चैलेंज अलग हैं। तो आप उनको एक्सेप्ट करो एज ए चैलेंज और आप करके दिखा दो, क्योंकि जो विलेज के लोग होते हैं उनके अंदर काफ़ी डेडिकेशन होता है सर। तो हम्म, और उनके अंदर सब कुछ होता है, बस उनको एक प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत होती है सर। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है विजय, थैंक यू ओके। एंड कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू।